अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर और एमर्स। बच्चों, एमर्स और केमिस्ट्री मेंटोर की तरफ से हम लोगों ने एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हम लोग वन शॉट वीडियोस देंगे बच्चों को फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, जिसमें हमारे बहुत ही कॉम्पिटिटिव टीचर फिज़िक्स के जिनका नाम सर सुफियान है वो इन्वॉल्व होंगे बेटा, और साथ मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, हम लोग ये सीरीज़ क्यों शुरू कर रहे हैं? सीरीज़ की शुरू करने की वजह ये है कि आपको पता है पेपर्स की डेट आ चुकी है। आपको पता है 3 अप्रैल को 10th क्लास का पहला पेपर है और 28 अप्रैल को 9th क्लास का पहला पेपर है। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि सर कुछ ऐसा हो जाए कि लास्ट टाइम हम रिवाइज कर लें और हमें कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो। तो ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है, और ये सीरीज़ ओवरऑल उन बच्चों के लिए भी है जो चाहते हैं कि हमारी कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम वन शॉट सीरीज़ का पहला लेक्चर केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग एक शॉट में ना सिर्फ एक पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे बल्कि आपको उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी देंगे, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताएंगे, और ना सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पास पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का खूबसूरत और प्यारा सा लेक्चर जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है। आप लोगों ने बचपन में 9th क्लास में इक्विलिब्रियम की बात तो की होगी कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, लेकिन आज हम आपको रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम दिखाएंगे कि रिएक्शंस में कहां पे इक्विलिब्रियम है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकली इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है आपको पता? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन क्या चीज होती है। रिएक्शन किसे कहते हैं भाई? रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है बेटा जब भी दो चीजें आपस में मिले, उनके मिलने की वजह से कोई नई चीज बन जाए, उन दोनों चीजों के दरमियान जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। जरा फोकस करें, जब दो चीजें आपस में मिले उनके मिलने की वजह से जो नई चीज बने उसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन। जो दो चीजें आपस में मिल रही होती हैं इसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो बन रहा होता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, रिएक्शन बेसिकली डायरेक्शन के लिहाज से वैसे भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है हमारे पास भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन। आ रही आवाज के नहीं आ रही बच्चों? यस और नो? यस। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? रिएक्टेंट में। मसलन हम लोगों ने H2 प्लस I2 को डाला आपस में, दोनों आपस में मिले, इन्होंने क्या बना दिया? 2HI। लेकिन हमने देखा कि थोड़ी ही देर बाद 2HI दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया? H2 प्लस I2। यस और नो? यस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने लगूं। आयोडीन का बेटा जो कलर होता है वो पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कलर होता है वो होता है कलरलेस। क्या होता है वो? कलरलेस। यस और नो? यस। अच्छा, याद रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट में। यस और नो? यस। अच्छा बेटा, आपको नजर आ रहा है कि हमने दो एरोज लगाए हैं, तो इनकी डायरेक्शंस भी कितनी होती हैं? दो होती हैं। कितनी होती हैं? दो। एक वो डायरेक्शन जिसे आगे मूव करें उसे बोलते हैं फॉरवर्ड, एक वो डायरेक्शन जिसमें पीछे मूव करें उसे बोलते हैं रिवर्स। यस और नो? यस। आगे वाली फॉरवर्ड, पीछे वाली रिवर्स, आगे वाली फॉरवर्ड, पीछे वाली रिवर्स। यस और नो? यस। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ रिवर्स। अच्छा, दो डायरेक्शंस होती हैं ये जनाब। अच्छा, एक और बात, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? रिएक्टेंट में। इसका मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट। इसका मतलब है ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। नंबर 1 चीज, इनकी दो डायरेक्शन होते हैं। नंबर 2 चीज, कौन सी दो डायरेक्शन? फॉरवर्ड और रिवर्स। इसे डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। यस और नो? यस। नेक्स्ट, दूसरी डायरेक्शन बेटा, दूसरा रिएक्शन होता है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है बेटा जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। भाई हमने H2I2 को मिलाया, 2HI बन गया, रिएक्शन वापस गया ही नहीं। इसका मतलब है कौन सा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल। यस और नो? यस। अगर ऐसा होता कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं तो रिएक्शन कौन सा होता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। हाँ, रिवर्सिबल। यस और नो? यस। तो इसका मतलब है H2 प्लस I2 मिले तो क्या बना? 2HI। यस और नो? यस। अच्छा, आपको नजर आ रहा है कि जनाब इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल एरो से। जनाब इसकी कितनी डायरेक्शन होती है? एक। आगे बढ़ा, रिएक्शन खत्म, मंजिल पे पहुंचे, बात खत्म। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि जनाब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पे कहां पे है, ये समझना है। अच्छा बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम लोग ये बात देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स है एक चीज,
क्या चीज है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स? जब किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रही होती है, इसका मतलब है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से मूव कर रही है। और जब भी कोई चीज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मतलब रिवर्स से जा रही है, इसका मतलब है वो रेट जिससे, वो स्पीड जिससे वो चीज मूव कर रही है, मतलब जिससे केमिकल रिएक्शन, जिस स्पीड से केमिकल रिएक्शन मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के तरफ थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं और फिर आगे चलेंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ये क्या चीज होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब होता है। यस और नो? यस, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अच्छा, ये मेरी कौन सी साइड है? लेफ्ट। ये मेरी कौन सी साइड है? राइट। लेफ्ट टू राइट। यस और नो? लेफ्ट टू राइट। फिर दोबारा देखें, लेफ्ट टू राइट। यस और नो? यस। तो ये कहां से कहां मूव करता है? ये मूव करता है लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये कहां से कहां मूव करते हैं? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जानिब मूव करते हैं, सही है। और ये राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, मतलब प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। ये प्रोडक्ट है इस साइड पे, ये साइड पे रिएक्टेंट है। ये दोबारा इस साइड से इस साइड पाएंगे। यस और नो? यस। मतलब ये राइट टू लेफ्ट। यस और नो? यस, राइट टू लेफ्ट। अच्छा, याद रखिएगा स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्पीड में मूव करता है। एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन आहिस्ता 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 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट आपस में डंग 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 मिल रहे होते हैं, सर नो? यस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी बेचारों की रिलीज हो जाती है और वो आहिस्ता फिर आहिस्ता 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 मूव करना शुरू करते हैं, सर नो? यस। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, इज वेरी फास्ट। यस और नो? यस। और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाते हैं? ये स्लो हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग में बहुत स्लो, रोम 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 से मिल रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्टिंग में बहुत स्लो, आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होना शुरू होते हैं। यस और नो? यस। तो इसका मतलब है ये निग्लिजिबल होते हैं स्टार्टिंग में, निग्लिजिबल ना होने के बराबर भाई, और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाते हैं? फास्ट। अब सवाल यह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम सर कहां पे है? बेटा याद रखना वो पॉइंट जहां पे जाके रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ रिवर्स के। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ रिवर्स के। उससे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि वो पॉइंट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आगे जाने की स्पीड पीछे जाने की स्पीड के बराबर हो जाए, मतलब एक बंदा भाग रहा है और उतनी स्पीड से वो वापस आ रही है। यस और नो? यस। एग्जांपल देता हूं इसकी। एग्जांपल है हमारे पास, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है जी। ऊपर टूटी लगी हुई है, टैब लगा हुआ है, टूटी गरीब लोगों। अच्छा, टूटी, अब टूटी लगी हुई है, इसके अंदर से पानी निकल रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी ऐड हो रहा है। नीचे से मैं क्या करता हूँ? नीचे से मैं एक होल बना देता हूँ, वो होल से भी पानी निकल रहा है। अब जितना पानी ऐड हो रहा है उतना पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। यस और नो? यस। इसका मतलब है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आप जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जनाब के रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट टोटल कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। के कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। यस और नो? यस। आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है, ओके। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि जनाब टोटल कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट। मतलब जितने रिएक्टेंट ऐड हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्पीड भी बराबर है। यस और नो? यस। इसका मतलब है उस केस में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कौन सा आएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पे एक और इक्विलिब्रियम भी होता है जिसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनामिक। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब क्या है? रुका हुआ, जो चल ही नहीं रहा। यस और नो? यस। मतलब वो इक्विलिब्रियम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि उस केस में कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा? स्टैटिक, क्योंकि रिएक्शन आगे से आगे प्रोसीड नहीं करेगा। यस और नो? यस। मतलब H2 + I2 मिले तो HI बन गया, बात खत्म। यस और नो? क्लियर? अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। बोलने क्या होती है? ऑपोजिट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड जहां पे बराबर हो रेट ऑफ रिवर्स के, और लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट। यस और नो? यस। तो बच्चों अभी हम लोगों ने समझा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, और जनाब डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसी क्या चीज है जो रिएक्शन के अंदर आती है। भाई ऐसा क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम में? डायनामिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आए जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम थोड़ा डिटेल में। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बेटा कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बेटा ये बहुत मर्तबा आया पेपर में, आप कोई भी पेपर उठाओगे आपको यही मिलेगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये लाजमी आता होता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप 10 बोर्ड के पेपर्स उठाओगे ना, तो 10 के 10 बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन लाजमी देखने को मिलेगा
कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताओ भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम की, क्या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। शुरू करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1 याद रखना, हम डायनामिक इक्विलिब्रियम उसी केस में आएगा जब रिएक्शन क्लोज्ड सिस्टम में होगा। किसमें होगा? क्लोज्ड, बंद सिस्टम में होगा। अगर ओपन सिस्टम में होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। मतलब अगर ओपन सिस्टम में दोनों रिएक्शन मिल, मिसाल के तौर पर ये जा रहा है, इसके अंदर मैं H2 + I2 डालता हूं, क्या बनेगा? 2HI। बात खत्म। यस और नो? यस। लेकिन अगर मैं ऐसे बंद कर दूं, तो बंद करूंगा तो क्या होगा? ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये जाके टकराएगा, दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2 + I2। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस स्टेट में आएगा? क्लोज्ड सिस्टम में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम में। दूसरी बात, इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स के। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होना चाहिए रेट ऑफ रिवर्स के। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि आगे जाने की स्पीड पीछे जाने की स्पीड के क्या होनी चाहिए? बराबर। एक और चीज भाई, ये रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब रिएक्टेंट मिलके बने प्रोडक्ट, मैंने सिस्टम कर दिया बंद, तो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन गया। यस और नो? यस। अच्छा, एक और बात बेटा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं कि जनाब डायनामिक इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया, जैसे कलर, जैसे डेंसिटी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करेंगे हम लोग तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। असल में रिएक्शन अपने उस इफेक्ट को जो हम उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, टेम्परेचर देके, कंसंट्रेशन देके या जनाब प्रेशर बढ़ा के, तो वो क्या करता है? वो उस इफेक्ट को नलीफाई करता है और दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है। इसे ली चैप्टर प्रिंसिपल बोलते हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोग। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का तरीका है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर। ये तीन चीजें हैं। ये तीन फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे ये तीन फैक्टर्स लिखे गए हैं। समझ आ गई कि नहीं आई? यस और नो? यस। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन। डायनामिक इक्विलिब्रियम, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लोज सिस्टम में होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, डेंसिटी वगैरह हमें बताती है। और जनाब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है टेम्परेचर चेंज करने से, या कंसंट्रेशन चेंज करने से, या प्रेशर चेंज करने से। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसे एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है आपके सिलेबस में, वो बता के मैं आगे चलूंगा। देखो जी, किसी भी रिएक्शन के अंदर, मतलब H2 + I2 मिल रहे हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर सबसे पहला रिएक्शन कौन सा होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड। यस और नो? यस। यस और नो? यस। फिर क्या होगा? रेट ऑफ रिवर्स। ऐसा ही है। इसका मतलब स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा तो ग्राफ बढ़ेगा। यस और नो? मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर उसके बाद अचानक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और वो पॉइंट जहां पे जाके मिल रहे होंगे और ये सेम स्पीड पे चल रहे होंगे, लेकिन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, हमने ये स्टडी किया कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। हमने ये बातें डिस्कस की। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जनाब अगर हम लोगों ने किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। मतलब एक रिएक्शन हो रहा है, मेरे से आप पूछो सर जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो साइंसदान थे, उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, या लॉ ऑफ मास एक्शन भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। यस और नो? यस। चलो बच्चा, ड्राइव करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत और सुंदर सा टॉपिक, आराम सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा। चलो भाई शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं? दो साइंसदान थे, एक का नाम था सीएम गुलबर्ग और दूसरे का नाम था पीटर वेग। क्या नाम था बच्चों? सीएम गुलबर्ग एंड पीटर वेग। इनके इंट्रोडक्शन में ये बात बच्चों याद रखिए, कोई पीटर वेज भी बोलता है इसे। इन्होंने कहा कि जनाब किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मासेस के, उसके एक्टिव मासेस के भाजन, उसके एक्टिव मासेस के किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक जनरल एक्सप्रेशन दी, जनरल एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये सिंपल डेरिवेशन है इसकी, सिंपली ड्राइव किया विदाउट नंबर ऑफ मोल्स के, विदाउट नंबर ऑफ मोल्स के। आगे बताता हूं क्या होते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा जनाब A + B दो रिएक्टेंट है, ये मिले, क्या बना? C + D। ठीक है जी। इन्होंने कहा जनाब
कि जब ए प्लस बी मिल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड। जब दोबारा जा रहे हैं ये यहाँ पे कौन सा रेट है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बात लिख सकते हैं कि जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। बेटा इनको मोलर कंसंट्रेशंस भी बोलते हैं। इनको जब भी हम लोग ए बी सी डी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस करते हैं तो याद रखना उसे बोलते हैं एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन। यस और नो? यस, क्लियर क्लियर। आवाज आ रही है बच्चों, आ रही है आवाज? यस और नो? यस, ओके। सो नाउ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं लिख सकता हूं बच्चों आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है, ओके। अच्छा, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, इसका मतलब आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके एक कांस्टेंट लेके आता हूं जिसका नाम क्या है, के एफ ए एंड बी। यस और नो? यस। इसे मैं कहता हूं ये क्या है, इक्वेशन 1। फिर मैं कहता हूं यहां पे एक और रेट है, वो कौन सा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट आगे, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जब दोबारा रिएक्टेंट बनाएंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो भाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। यस और नो? यस। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। फिर हमने कहा जनाब इसकी जगह एक रेट कांस्टेंट लेके आते हैं जिसका नाम क्या है, रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट, दैट इज सी एंड डी। यस और नो? यस। अच्छा, आपको पता है इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। हमने स्टार्ट कहां से किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्या कहती थी कि जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिवर्स। मैंने कहा इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन में। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम आर एफ किसके बराबर होगा बच्चों, आर आर। यस और नो? यस। इसका अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, आर एफ किसके बराबर होगा, आर आर। तो आर एफ किसके बराबर है, आर एफ बराबर है के एफ इंटू ए इंटू बी के आर इंटू सी इंटू डी। यस और नो? यस। अच्छा, ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, के एफ ओवर के आर दोनों कांस्टेंट थे, सी डी ओवर ए बी। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि जनाब दो कांस्टेंट जब डिवाइड होते हैं एक न्यू कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं के सी। क्या बोलते हैं, के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस और नो? यस। केसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आया, सीडी ओवर ए बी। किसके बराबर आया, सीडी ओवर ए बी। यस और नो? यस। अच्छा, अगर, लेकिन यार देखो ये ऐसे रिएक्शंस के लिए थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, लेकिन इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ये ए बी सी डी हमें ये बता रहे थे कि जनाब मोलर कंसंट्रेशंस को हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। लेकिन अगर उनके साथ नंबर ऑफ मोल्स लिखो, मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे हो, कुछ ऐसा लिखा हो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, उस केस में क्या करेंगे, यहां पे तो 1 है, यहां पे 3 है। यस और नो? यस। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हमें पता ही नहीं था उस केस में क्या होगा। तो जनाब इन्होंने एक और जनरल एक्सप्रेशन दी कि जनाब जनरली अगर हमारे पास मोल्स हो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में हम लोग देखते हैं, उस केस में जनाब इन्होंने हमें बताया कि क्या होगा, दिल का दरिया बह ही गया। चलो बच्चों, पेपर्स आ रहे हैं, फोकस करें, फोकस, पेपर्स आ रहे हैं आप लोग के करीब, और फोकस करेंगे हम लोग काम पे। ठीक है जी, चले जी शुरू करते हैं। अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर यूं हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा जनाब कि रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स। बस छोटा सा काम होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैं बेटा वो नहीं लिख रहा इंग्लिश में, आपने वो भी लिखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ए एंड बी, लेकिन ये जो स्मॉल ए बी है ना, ये ए बी सी डी तो हमें पता है ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मासेस। लेकिन ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, ये है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। सारे बोलेंगे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी। यस और नो? यस। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह मैं लिख सकता हूं के एफ इंटू ए इंटू बी। यस और नो? यस। यहां तक क्लियर? इसका मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर आर इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी। यस और नो? यस। अच्छा, तो आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिवर्स। तो दोनों को बराबर करते हैं भाई, दोनों को जब बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या बराबर आएगा, हमारे पास बराबर आएगा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, के एफ, ये आर एफ किसके बराबर है, के एफ ए इंटू बी के आर सी इंटू डी। यस और नो? यस।
मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड इधर जाके होगा, डिवाइड के एफ ओवर के आर किसके बराबर आएगा, ये होगा बेटा सी डी ओवर ए बी, यस और नो, यस। K और KR किसके बराबर आएगा, CD ओवर AB। आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है बच्चों, मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी दो चीजें डिवाइड होती हैं, जब भी दो कांस्टेंट डिवाइड होते हैं, एक न्यू कांस्टेंट आता है। जब ये दोनों डिवाइड होंगे एक न्यू कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KC किसके बराबर होगा, CD ओवर AB। बेटे आवाज आ रही है आप लोगों को अच्छे तरीके से, यस ओके, CD ओवर AB। यहां तक क्लियर। केसी है सीडी ओवर एबी के बराबर। अब केसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, केसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है सीडी ओवर एबी। सीडी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, और ए बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। क्या है बच्चों, रिएक्टेंट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। किसका मतलब किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यस और नो, यस। तो बच्चों हम लोग ने ये जंग जीत ली, हम लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को कर लिया, उसकी सिंपल डेरिवेशन भी कर ली, उसकी जनरल एक्सप्रेशन भी कर ली। लेकिन सवाल आ गया, सवाल आ गया हमारे माइंड में, इंसान है ना, सवाल आते हैं बेटा। जो सोचता ही नहीं है, मुझे ये लगता है जो सवाल सोचता ही नहीं है, जिसके दिमाग में सवाल आता ही नहीं है, हमारे सर कहते थे शायद वो इंसानियत से बाहर है। देखो अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने की सलाहियत दिया है। अगर वो सोचेगा साइंस के रिलेटेड, चीज़ों के रिलेटेड, उसके माइंड में क्वेश्चंस प्रोड्यूस होंगे और फिर उनके ऊपर रिसर्च करेगा। लोगों ने सोचा भाई केसी आ तो निकल आया, भाई निकल आया केसी, सीडी ओवर ए बी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। भाई फायदा क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कहां पे काम आएगा केसी। सवाल तो ये था ना, कहां पे काम आएगा केसी। तो आए केसी की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं और केसी के यूनिट्स भी निकालते हैं, केसी की इंपॉर्टेंस भी पढ़ते हैं और केसी के यूनिट्स भी निकालते हैं। और फाइनली ये चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों। हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम से बात शुरू की थी, फिर मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी मोटिवेशनल बात बेटा, चलो ये सारा एडजस्ट कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से लिख सकें, व्हाइट बोर्ड अच्छे तरीके से भर सकें। ला 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 ला। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि केसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। भाई फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है बच्चों, आर्यावास, आर्यावास, यस और नो, हाँ तो बेटे आर्यावास, ओके। अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, केसी की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ तो ऐसा है ना भाई कि हम लोग इसे ड्राइव कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर है। भाई केसी हमें दो चीजें फाइंड करके देता है। नंबर वन चीज, नंबर वन है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। जल्दी बोलने क्या है, डायरेक्शन ऑफ अ, भाई एक रिएक्शन हो रहा है, मैं कहता हूं चलो बच्चों बताओ मुझे H2 + I2 मिलके, आसान तरीन रिएक्शन आप लोगों की किताब वाला, H2 + I2 मिलके 2HI बना रहे हैं। बताओ रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, किधर है डायरेक्शन, कहां कहां पे है इस वक्त। क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुके हैं, क्या सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुके हैं, कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। आप कहेंगे सर हमें नहीं पता, तो भाई केसी बताएगा, बताएगा केसी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। और दूसरी चीज हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि भाई रिएक्शन किस हद तक, कितने रिएक्टेंट मतलब किस हद तक जा सकता है, कितनी बड़ी वैल्यू होगी प्रोडक्ट्स की, कितनी छोटी वैल्यू होगी रिएक्टेंट्स की। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब कितनी बड़ी वैल्यू होगी जब रिएक्टेंट्स अभी रिएक्शन स्टार्ट करेगा, कितनी बड़ी वैल्यू होगी जब सारे सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कैसी किस हद तक जाएगा, कितना मैक्सिमम होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, रिएक्शन किस हद तक जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, ये सारी बातें हमें कैसे बताएगा। अच्छा जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शुरू करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या क्या चीज है, क्या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बच्चों डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं केसी के जरिए से। आपको इस बात का पता है कि केसी किसके बराबर है, केसी बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। यू नो वेरी वेल, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। आपको पता है केसी बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के, तो लिख सकता हूं केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। क्या अगर प्रोडक्ट ज्यादा होंगे इसका मतलब है केसी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, मैं यूं बोल देता हूं बच्चों, यूं बोल देता हूं, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर केसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। मतलब फोकस करें गैंडे के मुंह वालों, फोकस। मतलब ए बी प्लस सी डी आपस में मिल रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में ज्यादा मिलेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गया, सर नो, यस। मतलब रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, यस और नो, यस ओके। सो अगर केसी की वैल्यू बड़ी तो प्रोडक्ट ज्यादा। प्रोडक्ट कब ज्यादा, जब रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी होगी,
फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहां पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आया भाई, हमने कहा केसी बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के, बात ठीक की हमने कहा जनाब एक रिएक्शन हो रहा है, मतलब H2+I2 मिल रहे हैं, 2HI बन रहा है। हमने कहा ड्यूरिंग द रिएक्शन हम लोग थोड़ी सी कंसंट्रेशन निकालते हैं। मतलब आप घर गए, आपको बहुत भूख लगी, आपने कहा मम्मी रोटी दो रोटी दो रोटी दो। आपके वालदा ने कहा बेटा 1 मिनट रुक। आपके वालदा ने वो डोई से जो भी चम्मच वगैरह से खाना निकाला, टेस्ट किया और कहा बेटा 5 मिनट बाद बता देती हूँ। ऐसे ही है ना बेटे, ऐसे ही है ना, 5 मिनट बाद बता देते हैं, ऐसे ही ना बेटे। 5 मिनट बाद उनको कैसे पता चला कि 5 मिनट बाद प्रोडक्ट बन जाएगी? कैसे पता चला उनको, है ना, कैसे पता चला उनको? उनको जैसे ही उन्होंने खाना टेस्ट किया तो उनको पता चला हाँ भाई इतने टाइम बाद माइट बी पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वो ले रही हैं, जो वो चख रही हैं, उसे बोलते हैं क्यूसी। क्या बोलते हैं? क्यूसी। मतलब केसी किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। हमने कहा ये एक रेशियो के बराबर होता है जिसे क्या बोलते हैं? क्यूसी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूसी, कोशेंट कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कोशेंट कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कोशेंट कंसंट्रेशन। यस और नो? यस, ओके। तो हमने कहा अगर केसी बड़ा होगा तो फिर हम लोगों ने ना 3 पैरामीटर्स बनाए। अगर केसी बड़ा क्यूसी छोटा, अगर क्यूसी बड़ा तो केसी छोटा, अगर दोनों बराबर हुए तो उस केस में क्या होगा? तो हमें भी इस बात का पता है केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों? रिएक्टेंट के। इसका मतलब अगर केसी की वैल्यू बड़ी तो रिएक्टेंट कम, जब रिएक्टेंट कम तो इसका मतलब है कि जब रिएक्टेंट कम है इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर केसी की वैल्यू भाई अगर केसी की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट ज्यादा, जब रिएक्टेंट ज्यादा तो इसका मतलब क्या है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हो, हाँ गंडे मोलो स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है अभी रिएक्शन रिवर्स से जा रही है। सर नो? यस। मतलब अगर केसी की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है? रिवर्स जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। सर नो? यस। इसका मतलब अगर केसी बड़ा क्यूसी छोटा, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। क्या होगी बच्चों? फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि जनाब केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। अगर केसी ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट कब ज्यादा? जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा। यस और नो? यस। अगर केसी छोटा तो रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट कब ज्यादा? जब रिवर्स रिएक्शन ज्यादा। यस और नो? यस, ओके। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिवर्स। तो कौन सी स्टेट आ गई? इक्विलिब्रियम। तो केसी ने हमें बताया कि डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर केसी बड़ा होगा तो डायरेक्शन फॉरवर्ड, अगर केसी छोटा होगा तो डायरेक्शन रिवर्स, अगर बराबर होगा क्यूसी के तो इक्विलिब्रियम स्टेट। यस और नो? यस और नो? यस, ओके। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है हद। रिएक्शन किस हद तक जाएगा, कहां तक जा सकता है रिएक्शन, है ना, सवाल है ना, किस हद तक जाएगा रिएक्शन? तो 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। यस और नो? यस। इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। देखो इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं एक्सटेंट के, मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी है बहुत ज्यादा केसी की वैल्यू। बहुत ज्यादा केसी की वैल्यू होने का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी के बाद हम बात करेंगे स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू बहुत कम, अगर केसी की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट ज्यादा, जब रिएक्टेंट ज्यादा इसका मतलब है रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। यस और नो? इसका मतलब अगर बराबर हो, ना इधर लार्ज ना इधर स्मॉल, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, इसका मतलब है बेटे कि जो केसी की वैल्यू है वो, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ना ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है केसी की, ना ज्यादा छोटी, इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर लार्ज वैल्यू तो इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। स्मॉल वैल्यू इसका मतलब है रिएक्शन भाईजान अभी अभी जनाब रिएक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अभी रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। और अगर नाइदर लार्ज नाइदर स्मॉल, इसका मतलब है जनाब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है रिएक्शन। यस और नो? यस। क्लियर है बच्चों? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं यहां पे लिखता जाऊंगा वो पॉइंट्स जो बोर्ड के अंदर कई सालों से सवाल आ रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिखूंगा, और फिर आखिरी बात हम लोग करेंगे प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बातें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? यस, ओके। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं आपको केसी के यूनिट्स निकालना भी अभी सिखाऊंगा। खूबसूरत बातें कर रहे हैं, बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, नेवर गोस टू कंप्लीशन जनाब। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑल रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल एरो होता है और सिंगल डायरेक्शन होती है। इसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर क्या होता है जनाब, जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मतलब व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोस टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों गोस टू कंप्लीशन नहीं होता? क्योंकि रिएक्शन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट। तो समझ आ रही है? इसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट कभी भी नहीं होता। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिवर्स के। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स के, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। डिफरेंस फॉरवर्ड और बेटा फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। स्टार्टिंग में जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, आहिस्ता कम हो जाता है, और रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में नेग्लिजिबल होता है, आहिस्ता तेज हो जाता है। इसके अलावा जनाब रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास के दरमियान रिलेशन, ये एक्सरसाइज में भी ये सवाल मौजूद है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। अगर आपने गलती से भी ये लिख दिया एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये गलत हो जाएगा, अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये बात ध्यान में रखना। फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का बहुत सवाल आता है बेटा। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में आपने ये पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। अगर केसी बड़ा हो क्यूसी से, क्यूसी बड़ा हो केसी से, और अगर ये दोनों बराबर हो तो उस केस में क्या होगा? अगर केसी बड़ा तो डायरेक्शन फॉरवर्ड, क्यों केसी ज्यादा तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड, डायरेक्शन ज्यादा क्यों प्रोडक्ट ज्यादा। यस और नो? यस। अगर केसी छोटा तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट ज्यादा इसका मतलब है रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये भी एक्सरसाइज में मौजूद है। इसके बाद बेटा सवाल आता है आपका, मोस्टली सवाल यहां से पूछा जाता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पूछा जाता है, और केसी के यूनिट्स निकालना भी पूछा जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। प्लस आप लोगों ने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाजमन करने हैं, ठीक है, लाजमन करने हैं ये क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% यही बोर्ड में आएंगे बेटा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से पेपर में आ रहे हैं। तो हो सकता है इस बार एग्जामिनर कुछ चेंज, लेकिन कितना चेंज करेगा, मतलब कहाँ तक एग्जामिनर चला जाएगा। बुक कितनी कंबाइंड है, छोटी सी है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के पेपर्स करीब आ चुके हैं। 13 तारीख है आप लोगों की पेपर्स की लास्ट डेट, मतलब फर्स्ट पेपर होगा आपका। बेटा दिल लगा के मेहनत करें, यही टाइम है। इस टाइम को जितना अच्छा आप यूटिलाइज करेंगे उतनी अच्छी सक्सेस होगी। एक मिनट के लिए ये सोचे जो नाइन्थ में गलतियां की सो की, अब 10th के ऊपर फोकस करें और जान लगा के मेहनत करें कि काम करना है, बढ़ना है आगे। यस और नो? यस। तो विश यू द बेस्ट। हम लोग आपको इसी तरीके से वन शॉट सीरीज में आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, आपके बकायदा टेस्ट भी होंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बच्चों। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, फोकस करें स्टडी पे, टाइम बहुत थोड़ा है, मेहनत करनी है, जान लगा के पढ़ना है, जो नाइन्थ में गलतियां की थी वो नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।